आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ भाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 20 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं अंडर ग्रेजुएट के, उन सभी शिफ्टों के सलूशन मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं जिस तरीके से आप एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं, और आपको ट्रिक्स वगैरह भी बताता हूं जिससे आप कम से कम समय में करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता हूँ। तो चलिए बिना आपको कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 57,846 में जोड़े जाने पर प्राप्त योगफल 58 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, यानी कि इसमें इन चारों में से कोई एक संख्या जोड़ी जाए तो वो 58 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए, अगर संख्या 58 से विभाजित है जोड़ने के बाद तो इसके फैक्टर से भी विभाजित होगी, यानी कि या तो 2 से विभाजित होगी, और इसका अगर मैं आधा करूं तो 29 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जोड़ने के बाद से चेक कर लेता हूं कि क्या इन दोनों से कोई संख्या विभाजित हो रही है। अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करता हूं तो अगर इसमें 41 जोड़ूंगा तो इसके लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 46 में अगर 41 जोड़ूंगा तो लास्ट में 7 आएगा, और लास्ट में 7 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। 43 में 3 है लास्ट में, 6 में 3 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, तो ये भी ऑड नंबर दे रहा है, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। अब ये देखिए, 42 के लास्ट में 2 है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो ये भी हो सकता है। 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, ये भी इवन नंबर दे रहा है, तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, या तो पहला हो सकता है या तो चौथा हो सकता है। यानी दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों में से किसी एक को आप जोड़ के और उसके बाद से क्या करिए, 58 से भाग दे दीजिए। अगर भाग चली जाती है तो वही आपका आंसर होगा, नहीं चली जाएगी तो आपका आंसर नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 42 पे चेक कर लेता हूँ। तो 5 7 8 4 6, अगर इसमें मैं 42 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 7 8 और 4 4 8 6 2 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद से वैल्यू हो जाएगी। इसमें मैं 58 से क्या करता हूँ, भाग दे देता हूँ। तो कितनी बार चला जाएगा, तो देखिए ये 58 है, ये 57 है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 बार जाएगा, तो 9 बार लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा, और 9 5 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ऊपर से फिर 8 उतार लेंगे, दोबारा 9 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 522 हो जाएगा। घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका, ऊपर से 8 उतर जाएगा। तो देखिए 9 बार लेके गए हैं तो 522 आया है, तो 8 बार लेके चले जाएंगे तो 8 बार कितना हो जाएगा, तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, 6 हो जाएगा, 8 5 40, और 6 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, यानी कि 464 हो जाएगा। और ये 468 है, विभाजित नहीं होगा, शेषफल आएगा, तो 42 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपको बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक अलग होता तो मैं बिना सॉल्व के भी इसका आंसर बता देता था कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए स्टेशन एम से 8 बजे निकलती है और उसी दिन 3 बजे शाम को स्टेशन एन पे पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 10 बजे सुबह के निकलती है और उसी दिन 3 बजे शाम को एम पे पहुंचती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया है कि आपको कैसे करना है। तो मान लीजिए कि इनके बीच की जो दूरी है वो डी है, तो यहाँ से ए की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो ए को कितना समय लग रहा है, तो 8 4 12 और 3 इधर, तो यानी कि 7 घंटे लग रहे हैं ए को। तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी, तो टोटल दूरी डी माना है, समय 7 लग रहा है, तो डी बटा 7 क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। इसी तरीके से बी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो टोटल दूरी डी है, समय इसको कितना लग रहा है, तो 10 2 इधर और 3 इधर, यानी कि 5 घंटे लग रहा है, तो डी बटा 5 बी की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि ए है वो बी से 2 घंटा पहले चलता है, क्योंकि 8 बजे चल रहा है, तो 2 घंटे में कुछ तो दूरी तय कर लिया होगा। तो कितनी दूरी तय कर लिया होगा, तो बची दूरी जो निकालनी है, तो 2 घंटे में, चूंकि 7 घंटे में टोटल दूरी तय कर दे रहा है, 2 घंटा ये यूज कर चुका है, तो बची दूरी क्या होगी, तो इसके 5 घंटे तय करने के बराबर दूरी बची होगी। तो दूरी क्या बची होगी, तो स्पीड इसकी डी बटा 7 है,
और 5 घंटे की इसकी दूरी बची होगी, तो ये टोटल दूरी बची होगी। अब इसको तय किससे कराना है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जोड़ दूंगा मैं, तो देखिए 7 और 5 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ऊपर आपका 12D हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बस इससे भाग कर देता हूँ मैं, तो 12D और डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लूँगा तो देखिए D से D आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 से कट करूँगा तो 7 पचे 35 हो जाएगा। इस 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा। इसको अगर बदलूँगा तो 12 दूना के 24 हो जाएगा और इंटू 1/12 घंटा, 1/12 घंटा को अगर मैं मिनट में बदलूँ तो 60 से गुणा कर दूंगा, तो 12 पचे 60 हो जाएगा। यानी कि 2 घंटा और 5 मिनट क्या लगेगा, मिलने का समय लगेगा इनके। चूँकि बाद में बी चल रहा है तो बी के 2 घंटा 5 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो बी 10 बजे ये चलना शुरू करता है, तो इसके 2 घंटा 5 मिनट बाद यानी कि 12:05 पर क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बैंक में 2500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय धनराशि 2601 हो जाती है, तो निवेश की समयावधि कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और टू द पावर कितना होता है, n होता है। बस यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू दिया है कितना, तो 2601 दिया है। इस पी को इधर लेके चला आता हूँ, तो पी की वैल्यू कितनी दी है, तो 2500 दी है। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 + r की वैल्यू 2% है, तो 2/100 हो जाएगा और n की वैल्यू निकालनी है तो बस रख दीजिए। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसको मैं और बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51/50 और इसके घाते कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है वो 51/50 का क्या है, स्क्वायर है, दिख रहा है, क्योंकि 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो n की जगह पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार टैंक का व्यास 10 मीटर है, गोलाकार टैंक का आयतन कितना होगा। तो देखिए गोलाकार टैंक का आयतन यानी कि गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 होता है, πr³ होता है। बस वैल्यू रख दीजिए, तो 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 3.14 रखनी है, तो 3.14 कर दीजिए इंटू आर। व्यास अगर 10 मीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 5 × 5 × 5 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। 125 का अगर 4 में गुणा करूँगा तो ये 500 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि 500 और इंटू 3.14 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसमें ऊपर का गुणा करता हूँ तो चूंकि 2 जीरो हैं तो 0.2 स्थान तक का हट जाएगा। तो 5 से अगर गुणा करूँगा तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 का में 5 और 2 7 हो जाएगा और 5 × 15 हो जाएगा। 3 से भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा और ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, यानी कि 523 दशमलव समथिंग आना चाहिए और 523.5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 476 और 485 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है वो 6n ± 1 इसी के फॉर्म में होती है, और जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो तो वो अभाज्य संख्या हो, पर जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इसी पैटर्न पे होगी। तो 476 के करीब देख लीजिए कि कौन सी संख्या आपकी 6 से विभाजित हो रही है, तो भाग दे के देख लीजिए। तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 6 × 9 = 54 हो जाएगा, यानी कि 2 शेषफल प्राप्त हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 474 जो होगा, ये जो संख्या होगी वो आपकी 6 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसके आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 480 जो होगी वो क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। इसके आगे 6 जोड़ दीजिए तो 486 क्या हो जाएगी, ये 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके एक पहले की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 473 हो जाएगी। इसके एक बाद की संख्या 475 हो जाएगी। इससे एक पहले की संख्या 479 हो जाएगी। इसके बाद की संख्या तो 481 हो जाएगी। इससे एक पहले की संख्या तो 485 हो जाएगी। इसके एक बाद की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 487 हो जाएगी।
अब देखिए, तो 476 से पूछ रहा था चूँकि 475 तो यहाँ पे हो रहा है, तो इस वाली लाइन को मैं काउंट नहीं करूँगा। और कहाँ तक, तो 485 तक, तो 485 यहाँ है तो इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। तो अब मेरे पास ये 4 वैल्यू बची हैं, इसी 4 में से देख लीजिए कि कौन कौन सी संख्याएँ क्या है आपकी अभाज्य है। तो इसको तो काउंट नहीं करना है क्योंकि सिर्फ 1, 2 और 3 यही संख्याएँ, इन्हीं तीनों में से कोई अभाज्य संख्या हो सकती है या हो सकता है तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लास्ट में 5 है तो ये तो 5 से विभाजित होगी, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। अब मेरे पास 2 वैल्यू बची हैं, इन दोनों में से मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 7 4 11, ये दोनों 3 से नहीं विभाजित होंगी, तो 3 5 7 से कर लेता हूँ। तो 7 6 42, 7 से भी नहीं विभाजित होंगी। 7 के बाद 11 9 4 13, 11 से भी नहीं कटेंगी। और 13 से चेक कर लेता हूँ, तो 13 3 39, ये आपका 13 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेता हूँ, तो 13 39 9 91 23 7 91, बिल्कुल ये 13 से विभाजित है, तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कई संख्या आपकी बच रही है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 16 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 3 दिनों में पूरा कर दिया, तो सी अकेले यह कार्य कितने दिनों में करेगा। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख दे रहा हूँ। तो ए 16 दिनों में बिछा सकता है, बी 11 दिनों में, और सी की सहायता से, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 दिनों में कर लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 11 और इंटू 3, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ए से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 3 33 हो जाएगा। 11 से भाग करूँगा तो 16 3 48 हो जाएगा। और अगर 3 से भाग करूँगा तो 16 इंटू 11, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 6 के 7 हो जाएगा, यानी 176 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 33 आ गई, बी की कितनी आ गई 48, दोनों को जोड़ दूंगा तो 8 3 11 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी दोनों की एक साथ एफिशिएंसी 81 हो जाएगी। इसमें से मैं 81 घटा दूंगा तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 95 जो होगी वो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसे टोटल कार्य को सी से कराना है तो 95 से मैं भाग दे दूंगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सब में लास्ट में 95 दिया है, आप देख भी सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 176 इंटू 3 हो जाएगा। तो 6 3 18 को 8 हो जाएगा, 7 3 21 22, 3 कम 3 और 2 5 हो जाएगा। 95 से मैं भाग कर देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, तो 9 5 45, 9 6 54, यानी कि लगभग 5 बार जाएगा। तो 5 से ही समथिंग करके आना चाहिए, और 5 से 53/95 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 15 जोड़ेंगे तो माइनस का 39 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का 65% 15 के 4/5 से कितना अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, और सब में 65 का 65% ही बोला है। तो 65 का 65% कितना होता है, तो 42.25 होता है। और 15 का 4/5 कितना हो जाएगा, तो 5 3 15, 4 3 12 हो जाएगा। बस इसमें से इसको घटा दीजिए तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 0.25 होगा, 42 में से 12 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 836 हो जाएगा। इसमें 38 से क्या करना है, भाग देना है। देखिए 38 में 2 का अगर, क्योंकि चूंकि आंसर आपके पूर्णांक है, इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से पूर्णतः विभाजित होगी, तो भाग दूंगा। तो 38 दुना के कितना हो जाएगा, तो अगर इसको 40 मानता हूँ, 40 दुना के 80, 80 में से 4 यानी कि 76 हो जाएगा। तो 83 में से अगर 76 घटाऊंगा तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी कि 22 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या 3,29,000 है, जिसमें से 2,09,000 पुरुष हैं। 44% जो जनसंख्या वो साक्षर है। यदि 44% पुरुष साक्षर है
तो कितने % महिलाएं साक्षर होंगी। तो देखिए जो टोटल जनसंख्या साक्षर है वो 44% है और पुरुष 44% साक्षर हैं। तो कितने % महिलाएं साक्षर होंगी। तो महिलाओं की संख्या कुछ भी हो, जब टोटल जो साक्षरता 44 है, पुरुष भी 44% साक्षर हैं, तो इस 44 को कवर करने के लिए हमें महिलाओं को भी 44% साक्षर करना ही पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44% हो जाएगा। वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें चूंकि परसेंटेज में वैल्यू है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 209 हो जाएगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 329, और इसमें से 209 मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से महिला और पुरुष की क्या निकाल दीजिएगा, रेशियो निकाल दीजिएगा। फिर उस पर वेटेज एवरेज का फार्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। पर मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से साफ साफ दिख रहा है कि 44% जनसंख्या साक्षर है, 44% पुरुष साक्षर है। तो ऑब्वियस बात है महिलाएं कितनी भी होंगी, जब टोटल को 44% करना है तब जाके क्या हो जाएगा, उसको 44% हम साक्षर कर देंगे महिलाओं को, तो बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो 16,050 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यही उनका एक्चुअल मूल्य है तो औसत कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8 7 15 हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा, यानी कि 3×5 = 15, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसी 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 16,050 दिया है। आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है कि सबसे सस्ती वस्तु, यानी कि इसे 3 का मान पूछ रहा है। तो 5 से कट करके 1 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो 5 × 15 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, 3 का में 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो 9,630 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें से BC AD के समांतर है और AC जो है वो CD के बराबर है। यदि कोण ABC बराबर 20 अंश है, कोण BAC बराबर 131 अंश है, तो कोण ACD की माप कितनी होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि ये आपका AD और ये आपका B और C है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, यहाँ से मैं A से C को मिला देता हूँ, तो ये वाली भुजा किसके बराबर है, तो CD के बराबर है। और दिया है कि कोण ABC, यानी ये जो कोण है वो कितने अंश का है, तो 20 अंश का है। और कोण BAC 131 अंश का है, तो BAC यानी ये जो कोण है वो कितने अंश का है, तो 131 अंश का है। देखिए आपसे पूछ कह रहा है कि कोण ACD यानी ये वाला जो कोण है वो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये 20 अंश का है, 131 अंश का है, तो इस कोण की माप कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा। तो 131 में 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 151 हो जाएगा। 180 में से 151 घटा दूंगा तो 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2, यानी ये 29 अंश का क्या निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। और जैसे ये 29 अंश का होगा तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा, 29 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये BC जो है वो AD के समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा AC काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अब देखिए इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा के सामने के कोण 29 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, ये 29 अंश हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो इस कोण की माप हो जाएगी। तो 29 दूना के कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 180 में से अगर मैं 58 अंश घटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 122 अंश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या आपको दी गई है, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसके लास्ट में 9 है, तो यह तो न तो 18 से विभाजित होगी न तो 12 से, क्योंकि इन दोनों में 2 का फैक्टर है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। तो अब आपके ऑप्शन बचे पहला 7 और चौथा बचा 13। इन दोनों में से किसी एक से आप भाग देके चेक कर लीजिए। तो मैं 7 से चेक कर ले रहा हूँ। तो 7 से 1 कट जाएगा, 7 एकम में 7, 1 18 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 4 49, 49 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 48 हो जाएगा, 7 छक 42, 6 69। 7 से ये विभाजित नहीं होगा, तो 7 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A, B और C ने क्रमशः 61:43:90 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल मिलाकर 2,910 का लाभ प्राप्त हुआ तो B और C के हिस्से में कितना अंतर है। तो देखिए अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा
तो टोटल लाभ के बराबर हो जाए, क्योंकि जिस अनुपात में उन्होंने राशि का निवेश किया उसी अनुपात में लाभ में हिस्सा भी मिलता है। तो अगर जोड़ता हूँ तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, यानी 194। 194 की वैल्यू दी कितना है, तो 2910 दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बी और सी के हिस्से का अंतर, यानी कि अगर इसका अंतर मैं निकालूं तो 90 में से 43 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी 47 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बस इसको सॉल्व करके 47 की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो देखिए अगर यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2910 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। 47 की वैल्यू निकालने के लिए 47 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, या आप देख रहे हैं कि नीचे कोई भी 5 का फैक्टर आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि इस 2910 में एक 5 का फैक्टर दिख रहा है, यानी जो भी आपका आंसर होगा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखूँ तो 5 से सिर्फ एक ही संख्या डिविजिबल हो रही है, ऑप्शन नंबर 4, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 महिलाएं इसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 3 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 5 मेल जो है इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और इसी कार्य को 9 फीमेल 5 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 9 दूना का 18 हो जाएगा, यानी कि मेल अपान फीमेल इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी में भी रख के आप टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो 5 × 1 × 18, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको कराना किससे है, तो 3 महिलाओं से। तो महिला की इफिशियंसी 2 है 1 की, तो 3 की कितनी हो जाएगी, तो 3 दूना 6 हो जाएगी। और पुरुष की इफिशियंसी 1 की 3 है, तो 3 पुरुष की 3 हो जाएगी। तो 6 और 3 9 से इसको कराना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 36% दूसरी संख्या के 4/7 में भाग के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा। तो पहली संख्या को अगर x मानता हूँ तो इसका 36% यानी कि 36/100 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो दूसरी संख्या को अगर y मानता हूँ तो इसके 4/7 के बराबर हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर दीजिए, तो 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ से x और y का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो 100:63 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो चूंकि ऑप्शन में कहीं पे भी x² नहीं दिख रहा है, तो x² को मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अब इसको अगर मैं देखूँ तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे करूँ तो ये भी माइनस होगा, यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो माइनस में होगा। इसमें प्लस है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी प्लस है तो ये भी नहीं होगा। कॉन्स्टेंट को अगर मैं चेक कर लेता हूँ तो देखिए 4 है और ये 17 है, प्लस में आएगा गुणा करने पे, ये आपका माइनस और माइनस ये भी प्लस में आएगा। तो जो कांस्टेंट होगा वो प्लस में होगा, इसमें तो माइनस में है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बस 152 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, अगर आप रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin अल्फा प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा माइनस cos अल्फा बराबर 3 है, तो sin² अल्फा का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लीजिए, या कंपोनेंटे डिविडेंडो लगा दीजिए। तो मैं कंपोनेंटे डिविडेंडो लगा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 cos अल्फा हो जाएगा। ये बराबर किस हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो tan अल्फा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो रख दीजिए। तो tan किसका अनुपात होता है, तो लंब और आधार का। तो लंब अगर 2 है तो आधार 1 हो जाएगा। तो स्क्वायर करके कर्ण निकाल देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, यानी कि कर्ण की वैल्यू रूट में 5 हो जाएगी। sin² अल्फा पूछ रहा है, तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगी, यानी कि 2 बटा कर्ण में 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कर्ण में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 4/5 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये बराबर अगर मान लीजिए कि c/d दिया है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, तो इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी
प्लस हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस का ये हो जाएगा a माइनस बी और ये बराबर किसका हो जाएगा तो c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। यही चीज़ मैंने क्या किया है यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 13 वर्ष अधिक थी, आपसे कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अगर पिता की वर्तमान आयु अगर f है और बेटे की वर्तमान आयु अगर s है तो 7 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी तो f माइनस 7 हो जाएगी और 7 वर्ष पहले उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी तो s माइनस 7 हो जाएगी। तो कह रहा है कि पुत्र की आयु के दोगुने से 13 वर्ष अधिक होगी, तो इसका दोगुना करके इसमें अगर 13 जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगी पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो f माइनस 7 ये बराबर किससे हो जाएगा तो 2s और माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और प्लस 13 हो जाएगा। तो यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा तो 2s हो जाएगा और ये अगर घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये जब 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कितने वर्ष बाद यानी कि अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष बाद तो 6 यहाँ पे दिख रहा है, तो 6 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल अगर 6 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अगर बड़ी संख्या 2 है तो छोटी संख्या 1 होगी, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 कभी नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। बड़ी संख्या अगर 3 है तो छोटी संख्या 2 होगी, तो गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 आ जा रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाए, बाकी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 ट्यूबलाइट 56 रुपये में खरीदी गई और 20 ट्यूबलाइट परिवहन के दौरान टूट गई। व्यापारी ने शेष ट्यूबलाइट को 4.60 प्रति ट्यूबलाइट की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ कितना होगा। तो देखिए अगर 20 ट्यूबलाइट टूट गई हैं तो 56 में से अगर मैं 20 घटा दूंगा तो बची हुई ट्यूबलाइटों की संख्या हो जाएगी। तो 36 ट्यूबलाइट अब उसके पास बची हैं और इनको किस रेट से बेच रहा है तो 4.6 के हिसाब से बेच रहा है। तो गुणा कर लीजिए, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 से गुणा कर लेंगे तो 24 को 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव यानी कि 165.6 में बेच रहा है और 56 रुपये में खरीद के लाया था, तो लाभ उसको कितने का होगा तो 0.6 और ये 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 109.6 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 की राशि 4.5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो राशि आपकी 400 है, समय कितना है तो 4.5 वर्षों के लिए, रेट कितना है तो 8%, तो 8/100 ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं गुणा करूं तो 8 5 40 हो जाएगा और 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा तो 36 और इंटू 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 36 चौक 144 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कोई बस एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करती है, तो 5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए स्पीड जब 95 थी तो 10 घंटा लगता था, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी तो 95 इंटू 10 हो जाएगी, क्योंकि दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना, तो स्पीड क्या होनी चाहिए तो बस निकाल लीजिए। तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तो 95 का 2 गुना करेंगे तो 9 दूना के 18 यानी 180, 5 दूना के 10 यानी 190 क्या हो जाएगा इसका किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो जाएगी। आप बिना सॉल्व किए भी इसको निकाल सकते थे। अगर दूरी फिक्स है तो 95 के हिसाब से तय करने में इसको 10 घंटा लग रहा है, तो अगर आधे समय में तय करना है तो स्पीड क्या हो जानी इसकी दोगुनी हो जानी चाहिए। तो दोगुनी अगर करेंगे तो 190 इस तरीके से भी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका लघुत्तम समापद 558 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, पर मैं इसको ऑप्शन से करना सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन से करेंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ कि वो दोनों संख्या पहले वाले ऑप्शन को मैं मान ले रहा हूँ।
तो देखिए योगफल करने पे 80 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। लघुत्तम समापद कितना होना चाहिए, तो 558 होना चाहिए। और 11 69 दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो सीधे इनका गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 और 6 15 को 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 16 और 64 जोड़ने पे 80 के बराबर आ रहा है, पर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 16 चौको 64, 64 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 23 और 57 ये दोनों क्या हैं, तो ये भी दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनका गुणा अगर मैं करूँगा तो देखिए, अगर मैं सिर्फ इसको 57 को अगर मैं 23 भी मानता हूँ तो 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है, तो ये तो इससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो 57 है, अभी 57 को मैंने 23 माना है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 से भाग करूँगा तो ये 31 बार चला जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा। तो 31 में अगर 18 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 18 का में 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 54 और 1 कितना हो जाएगा 55, और 558 इनका एलसीएम क्वेश्चन में दिया भी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को 10% की व्यापार छूट और 5% की योजना छूट, जिसमें मुक्त इकाइयाँ दी जाती हैं, 50 रुपये प्रति इकाई दर से 100 इकाई खरीदने पर व्यापार छूट की धनराशि कितनी होगी। तो देखिए, अगर वो 50 रुपये प्रति के हिसाब से 100 इकाइयाँ अगर खरीदता है तो उसका पैसा कितना लग रहा है, तो 50 × 100 यानी कि 5000 रुपया उसका लग रहा है। ठीक है, जिसमें से वो 100 वस्तु खरीदता है, लेकिन कह रहा है कि 5% की योजना छूट, यानी कि 5 जो है वो इकाइयाँ इसको फ्री में मिलती है, यानी कि 100 का पैसा दे रहा है लेकिन उसको मिल कितना रहा है, तो 105 वस्तु मिल रहा है। ठीक है, और इस 105 को कितने में खरीद रहा है, तो 5000 में खरीद रहा है, लेकिन इस पर कितने % की व्यापार छूट दी जाती है, तो 10% की छूट दी जाती है। तो इसी छूट धनराशि को आपको बतानी है, तो बस क्या करूँगा मैं, 5000 का 10% निकाल दूंगा, तो 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 50 में 10 का गुणा करेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, इसको व्यापार में छूट मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 29% लाभ पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उस बाड़ का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 13% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 29% लाभ पर अनाज बेचने का दावा करता है, इसका मतलब क्या रहा है कि खरीद के अगर वो 100 रुपये में ला रहा है तो 129 में बेच रहा है। आगे कह रहा है कि लेकिन बेईमानी से उस बाड़ का इस्तेमाल करता है जिस पर 13% कम वजन लिखा हुआ है, यानी कि पैसा वो 1000 ग्राम का ले रहा है, लेकिन 13% कम यानी कि 870 ग्राम ही उसको दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, इधर वाला सीपी हो जाएगा, इधर वाला एसपी हो जाएगा। तो निकाल लेता हूँ मैं कि कितने % का उसको लाभ हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 87 में खरीद के ला रहा है और 129 में बेच रहा है। तो कितना अधिक है, तो 13 इधर 29 इधर, 13 में 29 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी 42 का फायदा हो रहा है 87 पे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 3 से कट कर लेता हूँ, तो 3 का में 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 9 27 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 14/29 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। भाग कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1400 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 29 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 30 अगर इसको मानता हूँ तो 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि 4 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसको 30 मानता हूँ तो 3 चौक 12 120, 120 में से 4 घट जाएगा तो 116 हो जाएगा। घटा दूंगा इससे, तो 16 और 24 40 होता है, तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, तो अगर इसको मैं 30 मानता हूँ तो 3 और 8 24, यानी कि लगभग 8 बार चला जाएगा। तो 48 दशमलव समथिंग आना चाहिए, चूँकि निकटतम पूर्ण संख्या में आपको आंसर बताना है, तो 48% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुशल और ब्रिजेश ने मिलकर एक व्यवसाय में 37,100 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 12,000 के कुल लाभ में ब्रिजेश का हिस्सा 5700 था, तो उसके निवेशों में अंतर कितना होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 जीरो कट कर लेता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर 120 रुपये का लाभ मिल रहा है तो उसमें ब्रिजेश का हिस्सा 57 है, तो कुशल का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो घटा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दूं तो 3 दूना के 6, 3 का में 3 हो जाएगा,
3 एकम में 3 हो जाएगा और 2 27 9 बार चला जाएगा, यानी कि 21:19 के अनुपात में इन्हें लाभ मिला होगा और इसी अनुपात में इन्होंने राशि इन्वेस्ट भी किया होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जिस अनुपात में आपको लाभ में हिस्सा मिलता है उसी अनुपात में आपको क्या होता है, राशि आपने इन्वेस्ट की होती है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 19 में 21 जोड़ूंगा तो 40 हो जाएगा। इसी 40 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 37,100 दिया है। ऑप्शन के निवेशों का अंतर यानी कि 19 और 21 का अंतर 2, इस 2 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका आधा मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2 हो जाएगा, 1 17, 2 8 16, 1 11, 2 5 10, 1 10, 2 5 10, यानी कि 1855 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 13% की छूट दी जाती है और फिर उस वस्तु को 348 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, तो 13% की छूट देने के बाद से कितने में बेचा गया होगा, तो 87% में बेचा गया होगा। तो इसी 87 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 348 दिया। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितने गुना है इसका, तो 8 चौक 32, 4 बार गुणा कर लिए तो 7 चौक 28, 2 8 चौक 32, बिल्कुल ये 4 गुना है इसका। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 में 100 का गुणा करेंगे तो 400 क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार छड़ की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 52 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान तक कितनी होगी। तो बेलनाकार छड़ है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r इंटू एच हो जाएगा। ये बराबर किसके है, तो 1800 के बराबर है। तो वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, इंटू r इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, h की वैल्यू यानी लंबाई कितना दिया है 52 सेंटीमीटर, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1800 के। सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इसमें से अगर मैं करता हूँ 2 और 2 तो यहाँ पे बचेगा 11, और 4 से अगर इसमें भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 2 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 450 बार चला जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 2 से कट कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 12, 6 बार चला जाएगा। इसको 2 से कट करूँगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 10, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 225 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 26 में 11 का गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ऊपर गुणा करूँगा तो 7 5 35, 7 दूना के 14 और 3 17 को 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 1 15 हो जाएगा, और 286 से हम इसमें भाग कर देंगे। भाग दे देता हूँ मैं, तो अगर इसको मैं 300 के करीब भी मानता हूँ तो 3 5 15 यानी कि 5 दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार लेके जाऊँगा तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 8 5 40 और 3 43 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। घटा दूंगा मैं तो ये 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 4 जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव बढ़ा के 1 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि लगभग कितनी बार चला जाएगा, तो ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मैं 300 के करीब भी मानता हूँ तो 3 5 15 और ये इसके 1400 यानी 1500 के करीब ही है, तो 5.5 समथिंग करके आएगा, और 5.51 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 20 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।